we are going to. So hidden curriculum हमने आज करना है. Any idea what is hidden curriculum? किसी को इसके बारे में पता हो या पहले इसको पढ़ा हुआ हो आपने? जी अस्सलाम वालेकुम सर. सर हिडन करिकुलम बेसिकली अनस्पेसिफाइड या अनरिटन पार्ट ऑफ करिकुलम है जो कि आपके इंस्टीट्यूशनल कल्चर का हिस्सा होता है. तो इट्स नॉट डिफाइंड. ये स्टूडेंट्स खुद परसीव करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में या हमारे इंस्टीट्यूशन में XYZ काम जो है वो इस तरह होता है, या फॉर एग्जांपल कैंटीन में जाके लंच करने का अगर रिवाज है तो इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम. गुड, एक्सीलेंट, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. माशाल्लाह मैडम, आपने तो बड़ा जबरदस्त सीधे ही आपने जो है ना हिडन करिकुलम की बिल्कुल उसमें चली गई हैं, हार्ट ऑफ द हिडन करिकुलम के इतनी माइन्यूट डिटेल्स आपने उसकी वो कर दी हैं कि इवन लंच जो है कैंटीन में क्या मिलता है, समोसे खाना, दैट्स पार्ट ऑफ द हिडन करिकुलम. ठीक है जी. ओके, सो एनी मोर आइडियाज अबाउट हिडन करिकुलम? तो जैसे एटीट्यूड जो स्टूडेंट सीखते हैं, पेशेंट के साथ एम्पैथी और रिस्पेक्ट, कोलीग्स की रिस्पेक्ट, सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, दूसरे डिसिप्लिन से कैसे कम्युनिकेट करना है, ये चीज हिडन करिकुलम है. एथिक्स क्या है, एथिक्स तो खैर पढ़ाते भी हैं लेकिन ये चीजें हिडन करिकुलम. लेकिन आपकी ड्रेस बात कैसे होना है, डॉक्टर ने कैसे प्रेजेंट करना है. एक्सीलेंट कि एथिक्स पढ़ाना तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन एथिक्स सीखना दूसरा एस्पेक्ट है. So that probably is part of hidden curriculum. Okay, so any more idea hidden curriculum? Unwritten जो curriculum है, that is hidden curriculum. ठीक है, excellent. Anything undocumented. Undocumented, ठीक है, आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ. अच्छा, any more ideas before we move on to the next question? कोई और आइडियाज अबाउट हिडन करिकुलम या कोई एग्जांपल्स? अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ. आप सब जो है ना अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो अगर लिख लें, इफ यू कैन जस्ट राइट इट मे बी लेस देन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में नहीं, 2-3 सेंटेंसेस ही लिख लें कि आपका क्या, ताकि आपको याद हो कि हिडन करिकुलम का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एज अ ट्रेनी, एज अ स्टूडेंट या इवन एज अ फैकल्टी. बहुत सी चीजें हिडन करिकुलम में आती हैं. सर एज अ मेडिकल स्टूडेंट बैक इन, मतलब जब हम ट्रेडिशनल करिकुलम का हिस्सा थे तो जब हमारे इंटरनल वाइवा होते थे तो हमें पता होता था कि जी इस एग्जामिनर के पास अगर वाइवा है तो इसने पूछना ही ये टॉपिक है, उसके अलावा उसने कहीं कहीं टाइम बाय जाना ही नहीं है. तो सीनियर से पूछा होता था, जो हमसे सीनियर ये होता था कि जी फलाने के पास वाइवा आ रहा है तो हमने क्या क्या चीज तैयार करके जानी है. सो इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम. उनके लिए तो वाइवा के लिए पूरे का पूरा करिकुलम, पूरे का पूरा सिलेबस अवेलेबल था, बट हर बंदे का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता था जिससे उसने पूछना ही पूछना होता था, बाकी सारी चीजें एक तरफ हो जाती थी. एक्सीलेंट, वेल डन. हमारे जो मैडम ने एग्जांपल दी ना, हमारे वो प्रोफेसर साहब थे एनाटमी के. मैं तो खैर उससे पढ़ूँ AMC से, लेकिन यहाँ खैबर मेडिकल कॉलेज में. तो वो प्रोफेसर साहब जो थे ना मेरी तरह के मौलवी थे. तो लड़कियों को पता था कि उन्होंने जो है ना जबरदस्त किस्म का दुपट्टा और हिजाब करके जाना है, और लड़कों ने जो है ना उन्होंने भी सही दीनदार करके वो मौलवी उनके साथ अपने टीचर के साथ कुछ चिल्ले. उनका वो अपनी खानकाह भी थी तो खानकाह में हाजिरी भी लगाते थे सारे स्टूडेंट्स. तो दैट वाज अगेन दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. डॉक्टर कुदसिया के उससे मुझे ये एग्जांपल, ये असेसमेंट्स की, वाइवास की वो एग्जांपल एक याद आ गई है. तो वो सब कहते थे कि वाइवा में हम सब उन प्रोफेसर साहब का वाइवा देने से पहले क्या क्या करते थे ताकि हम वाइवा उनका पास कर जाएं आराम से. जी, कोई और एग्जांपल हिडन करिकुलम की अपने एक्सपीरियंसेस से आप अकबर बताएं. और आपने काफी कुछ वैसे पढ़ भी लिया होगा ना करिकुलम के बारे में पिछले, फॉर लास्ट 2 days यू आर स्टडीइंग करिकुलम. आज माशाल्लाह से तीसरा दिन आ गया है. आपने डिजीज ऑफ करिकुलम भी कल किया है डॉक्टर ब्रिखना के साथ. तो और आज सुबह आपने बड़ा जबरदस्त टॉपिक किया है इंटीग्रेशन लेटर के बारे में. सो एनीथिंग दैट कैन, आपको उसमें कोई चीज क्लिक हुई हो? सर हिडन करिकुलम की एग्जांपल, जैसे हमारी एक प्रोफेसर थी, जब वो एसोसिएट थी और हमारे डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर नहीं था, तो वो ऑफिस आती थी तो वो प्रोफेसर वाली चेयर पे नहीं बैठती थी,
वो हमेशा अपनी एसोसिएट वाली साइड पे चेयर पे बैठती थी, और जब उनकी प्रमोशन हुई थी तो वो खुद ही आई एक दिन आके और वो आराम से अपने प्रोफेसर वाली चेयर पे बैठ गई। तो आपको था कि ये फिर मैंने उनसे सीखा कि आपके प्रोफेसर की रिस्पेक्ट होती है कि अगर वो नहीं भी मौजूद तो आपने उसकी चेयर पे नहीं बैठना। ठीक, सही। ओके, सो ये देखिए, ये एक हायरार्की शो करता है ना। रिस्पेक्ट को किस चीज से लिंक किया गया है? चेयर के साथ, बैठने के साथ लिंक किया गया है। ठीक है, हालांकि कुर्सी है ना, अगर हम अपनी रिलीजियस टीचिंग में देखें तो उसमें तो इट डजंट मैटर, ठीक है ना। टीचर भी तो देखे ना, जब खुतबा दे रहे होते हैं, जब मेंबर पे बैठते हैं तो वो सबसे डिफरेंट चेयर पे होते हैं, तो आपका रिस्पेक्ट होता है ना। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ ना कि रिस्पेक्ट की आप वो देखें ना एज अ हिडन करिकुलम, रिस्पेक्ट की डेफिनेशन देखें, उसका माइंड फ्रेम चेक करें ना, कि रिस्पेक्ट को हम जो है चेयर के साथ एसोसिएट करते हैं, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर नहीं बैठना है, दैट इज ऑल्सो। सो शुरू में ही डॉक्टर कुत्सिया ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी ना कि कल्चर के साथ रिलेटेड है हिडन करिकुलम, दैट इज वन आस्पेक्ट। ठीक है, कोई और एग्जांपल्स, एनी मोर एग्जांपल्स? आई ऑल्सो स्ट्रगल विद एग्जांपल्स रिगार्डिंग हिडन करिकुलम। मुझे भी बड़ा, मैं क्योंकि बिकॉज इसका नाम ही ऐसा ना हिडन, जैसे मैं आप सबके जिनके कैमराज ऑफ होते हैं मैं उनसे बड़ा तंग होता हूँ, सारे हिडन होते हैं ना। तो ये ऐसे ही है, जैसे अभी देखें कितना करिकुलम है, सिर्फ 3 लोगों के, एक मेरा कैमरा ऑन है, एक डॉक्टर पाकीज़ा का, एक डॉक्टर कुर्रतुलैन का। कितने कैमराज ऑफ हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80% कैमराज ऑफ है ना। तो हिडन करिकुलम भी ऐसा ही है, until and unless you explicitly address hidden curriculum, जैसे अभी हमने एड्रेस किया तो कैमरास ऑन हो गए, ठीक है। So when you start addressing hidden curriculum, it starts appearing, ठीक है ना, it's things starts coming to the front। और रिसर्च आप सब माशाल्लाह से आप सब ने अपनी डिसर्टेशंस की होंगी, एमफिल, मास्टर्स, एफसीपीएस में। रिसर्च में आप हमेशा एक टर्म पढ़ते थे जिसको पसंद नहीं किया जाता था, बायस की टर्म को आप पढ़ते थे, याद है? बायस ना, बायस क्या होता है कि आपने जो है ना, किसी को आइडिया है व्हाट इज बायस? जब आपका डिसीजन पर्सनल रीजंस की वजह से एक साइड पे ज्यादा इंक्लाइंड हो सर। वेल डन, शाबाश। सो व्हेन आपका जो माइंड है ना वो रैशनल थिंकिंग के बजाय, या आप जिस चीज को रैशनल भी समझ रहे हैं और मे बी देयर इज मिसिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इट कैन बी इधर दिस रीजन और देयर कैन बी सम पर्सनल, जैसे डॉक्टर कुर्रतुलैन ने कहा, कोई पर्सनल आपके माइंड में कुछ वो है जिनकी वजह से। सो दिस इज व्हाट ये चीजें लीड करती हैं कि देयर इज सॉर्ट ऑफ क्लाउडिंग, आपकी मेथोडोलॉजी में कुछ हो जाती, क्लाउडिंग इन जजमेंट हो जाती है, ठीक है, या कोई मिसिंग या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिस हो जाती हैं, ठीक है। एंड दैट सैम्पलिंग में आ सकता है, डाटा कलेक्शन में आ सकता है, डाटा एनालिसिस में आ सकता है, डिफरेंट स्टेजेस मेथोडोलॉजी के डिजाइन में आ सकता है, बट बायस की टर्म यूज की जाती है। अब रिसर्च में हमें क्या बताया जाता था, एक बुनियादी कि बायस को आपने मिनिमाइज करना है, आप 100% बायस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट यू कैन डू कि आप बायस को मिनिमाइज करें। सेम इज विद हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम को आप 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप भी आप ले लें ना, एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूशन भी ले लें, उसमें भी जो है हिडन करिकुलम जो है वो कम होगा, मिनिमाइज्ड होगा, लेकिन 100% आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे आप बायस को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, जैसे एरर को आप नहीं कर सकते ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राइवर हों, आप फिर भी एक्सीडेंट तो करते हैं ना, यू आर द परफेक्ट ड्राइवर, लेकिन परफेक्ट ड्राइवर भी एक्सीडेंट करता है ना। जो F1 का सबसे जो तारीख का मशहूर तरीन ड्राइवर था, उससे भी जो बड़ा नाम था उसका, मिखाइल शूमाकर से, सीना नाम था मेरे ख्याल से, ही डाइड इन F1 ट्रैक, उसी में उसकी डेथ हो गई थी ना। तो जिस तरह से जो है वहां पर एरर का हमेशा एक वो रहता है, ड्राइविंग में भी, आपके बाकी वॉक्स ऑफ लाइफ में भी अनसर्टिनिटी रहती है, इसी तरह से रिसर्च में बायस और करिकुलम में हिडन करिकुलम का कॉन्सेप्ट है। ओके, एनी मोर एग्जांपल्स ऑफ हिडन करिकुलम? जैसे बात दफा आपसे पेशेंट मिसबिहेव कर रहा होता है, आप उससे बात भी करो तो आपको बुक्स नहीं बताती कि आपने उस वक्त आपका रिएक्शन कैसा होगा, वो तो आप अपने किसी सीनियर को देखा होता है तो आपको पता होता है कि मैं इसको कैसे सेटल कर सकता हूँ या अटेंडेंट्स को कैसे सेटल कर सकता हूँ। वेल डन, एक्सीलेंट। सो डॉक्टर कुर्रतुलैन ने एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेस किया है
यूजुअली क्या होता है हमारे डेंटल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे करिकुलम में, अंडर ग्रेड्स में देख लें, पोस्ट ग्रेड्स में देख लें, बिहेवियर्स की टीचिंग इज नॉट एक्सप्लिसिट। ठीक है जी, हमें नहीं बताया जाता कि किस तरह से हमने वो करना है। अब ब्रेकिंग बैड न्यूज, मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लिनिशियंस बैठे हुए हैं, ठीक है जी, ब्रेकिंग बैड न्यूज कितना हमें एक्सप्लिसिटली बताई जाती है। ठीक है, डॉक्टर फराज जो है लेट्स से वो सर्जरी कर और सर्जरी में उनसे ही कोई वो हो गया और पेशेंट जो है ना उसको इन्होंने नी रिप्लेसमेंट की और नी रिप्लेसमेंट के बाद उसका जो है ऑस्टियोमालाइटिस और उसको इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, वहां पर वुंड्स, और वो जनाब इनको दोबारा से। सो अब इस सिचुएशन में डॉक्टर फराज जो भी बताएंगे अपने पेशेंट को, वो वही बात जैसे ने कि ट्रायल एंड एरर से, जिस तरह से अपने सीनियर से सीखा है, जिस तरह से उन्होंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, ठीक है जी, उसमें देखा पेशेंट की पुरानी रिएक्शंस को देखा, लेकिन जो उसकी फॉर्मल टीचिंग है इस सिचुएशन को ब्रेकिंग बैड न्यूज की, स्पाइक्स न्यूमोनिक जो हम यूज करते हैं ना, हमारे यहाँ पर मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक साइकेट्री वाले और एक जो ऑन्कोलॉजी वाले हैं ये इसको एक्सप्लिसिटली, अभी मैं थोड़ा सा कल्चर मैंने देखा मेडिसिन वाले और ये लोग भी अब इसको करते हैं, लेकिन बाकी क्लिनिशियंस, हालांकि गायनी ऑप्स में आप देखें हर रोज ब्रेकिंग बैड न्यूज होती है, ऑर्थोपेडिक्स में हर रोज ब्रेकिंग बैड न्यूज होती है, मेडिसिन में हर रोज आपको ब्रेकिंग बैड न्यूज ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना पेशेंट मर रहा है तो ब्रेकिंग बैड न्यूज है। ब्रेकिंग बैड न्यूज ये भी है कि पेशेंट आया है एब्डोमिनल पेन के साथ और आप उसको ये बता रहे कि भाई मुझे अपेंडिसेक्टमी का यू हैव टू अंडरगो नाइफ, ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो ब्रेकिंग बैड न्यूज। मतलब पेशेंट को कोई भी चीज, माँ बाप बच्चे को लेकर आए, उसको बुखार है, आपने उसको कहा जी NS1 पॉजिटिव आ गया जी, इसको तो डेंगू है, दिस इज अगेन ब्रेकिंग बैड न्यूज। तो ब्रेकिंग बैड न्यूज ये नहीं है कि सिर्फ मौत या अबॉर्शन हो गए तो वही ब्रेकिंग बैड न्यूज, पांव काटना है तो वही ब्रेकिंग बैड न्यूज है। ब्रेकिंग बैड न्यूज इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आप अपने उसमें कर रहे हैं, जो पेशेंट को चीज अच्छी ना लगे, जिससे वो परेशान हो जाए, ठीक है जी, जिससे वो कंसर्न हो अपनी मॉर्बिडिटी के बारे में या मोर्टेलिटी के बारे में। सो दैट इज कम्स अंडर ब्रेकिंग बैड न्यूज। तो दिस इज जैसे डॉक्टर कुरतला ने कहा, ऑल्दो ये तो एक एक्सप्लिसिट चीज है, बट हमारे सिचुएशन में क्या है, हमारे करिकुलम में इट्स मोर ऑफ हिडन करिकुलम, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा ना कि ट्रायल एंड एरर की बुनियाद पर हम करते हैं। हम अपने पेशेंट्स के साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, हम अपने सीनियर्स को हमने जैसे देखा हुआ है, अपने सीनियर्स में ट्रेनिंग्स को देखा था जैसे, अपने कंसल्टेंट्स को देखा था जिस तरह से, एंड द थिंग्स दैट वर्कड हम उसको वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमारे वो रावलपिंडी में एक वो था अस्पताल है ना, सरकारी अस्पताल है, तो उसमें जो है ना न्यूरो सर्जरी में किसी पेशेंट की डेथ हो गई, तो वहां पर जो है ना वो उन्होंने वो जो डॉक्टर था उसको मारा। तो खैर जी बड़ा, हम उस वक्त मेरे ख्याल से हाउस ऑफिसर्स या फाइनल ईयर में थे, तो खैर जी बड़ा उस पर शोर शराबा हुआ और हमने कहा तो बहुत बुरा, और डॉक्टर को मारा, उन्होंने शीशे भी तोड़ दिए थे अटेंडेंस ने और जो कुछ हुआ था ना वहां पर। तो ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान में आप रोजाना ये बातें सुनते हैं। तो खैर जी मैं और मेरे साथ मेरे पता नहीं कोई दोस्त थे, पता नहीं शायद फराज थे या कोई और थे, पर हम वहां गए अस्पताल में किसी काम के सिलसिले में, तो हमने वो शीशे वीशे भी देखे। तो वहां पर जाकर जो हमने कहा कि क्या हुआ, कहता है यार इस डॉक्टर ने गलती ये की, द मोमेंट यू रियलाइज, हमने अपने सब डॉक्टर्स को बताया कि फॉरन वार्ड से उस टाइम निकल जाना है, उस टाइम वार्ड में नहीं रहना जब पेशेंट की डेथ हो रहा है। अब ये देखें, दिस इज नाउ हिडन करिकुलम, कि भाई वो उनको ये कहा जा रहा है कि जिस टाइम आपको अंदाजा हो जाए कि पेशेंट जो है ये इज अबाउट टू डाई, तो आपने वार्ड से निकल जाना है फौरन, ताकि आप जो है ना फेस ना करें अटेंडेंट्स को और जो भी उसके वो हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस को। सो आई स्टिल कैन रिकॉल दैट स्टोरी कि ये जो है हमारा वो हिडन करिकुलम का एक हिस्सा था। सो एनी मोर स्टोरीज ऑफ हिडन करिकुलम, बिकॉज द मोर वी डिस्कस इट द मोर वी विल रियलाइज कि पेशेंट कम्युनिकेशन में देखिए हिडन करिकुलम ने अभी डिस्कस किया ना, हमने टी ब्रेक्स में हिडन करिकुलम को डिस्कस किया, फूड हैबिट्स में, न्यूट्रिशन में हमने हिडन करिकुलम को डिस्कस किया है, और इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हमने हिडन करिकुलम में डिस्कस कर ली हैं, कोई और एग्जांपल्स? जब तक मारना पड़े हाउस जॉब और ट्रेनिंग कंफर्म नहीं होती। सही, सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द हिडन करिकुलम जी। और इसके अलावा हिडन करिकुलम के बारे में कोई स्टोरीज नहीं है सर। मेडिकल रेप्स को जैसे डील करना होता है, वो आपको तोहफे दे दे के अपनी ड्रग्स के लिए वो करते रहते हैं, तो उनको कैसे डील करना है वो भी तो आपको बुक नहीं सिखाती। एक्सीलेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अभी देखें ना, हम थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग आपने पढ़ी थी ना,
कॉग्निशन, स्किल्स और बिहेवियर्स। अभी तक ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हिडन करिकुलम मोस्टली किस डोमेन में फॉल कर रही है? एटीट्यूड, बिहेवियर, आपके एटीट्यूड्स, बिहेवियर या अफेक्टिव डोमेन। सो इसका मतलब ये हुआ कि हिडन करिकुलम इज, बाकी नॉलेज और स्किल्स में उसका वो नहीं है, लेकिन बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स और आप किस तरह से वो करते हैं, उनका अफेक्टिव डोमेन, दैट इज मेनली अफेक्टेड बाय द हिडन करिकुलम। और जैसे मैडम ने कहा कि मेडिकल रैप्स, अगेन किस तरह से प्रोफेशनल डीलिंग्स क्या है और अनप्रोफेशनल डीलिंग्स क्या है। अब ये नहीं कि आप मेडिकल रैप्स के साथ नहीं करेंगे, मुलाकात नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। आई मीन फार्मा या ड्रग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ा बिजनेस है। दुनिया का दूसरा बड़ा बिजनेस जो है ना वो असलहा है, वेपन्स है। पहला बड़ा बिजनेस दुनिया का ड्रग्स है, ठीक है ना, फार्मा इंडस्ट्री। और आपकी मेडिसिन की सारी रिसर्च फार्मा इंडस्ट्री के फंडिंग से हो रही है, ठीक है जी। तो अब आपके लिए प्रोफेशनल तरीके क्या हैं फंडिंग लेने के, अपने काम करवाने के, वार्ड के पेशेंट केयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये है। और फिर अनप्रोफेशनल मेथड्स भी हैं। सो अगेन दिस इज समथिंग वी आर नॉट एक्सप्लिसिटली टॉट अबाउट इट, और हम दोबारा से उसको ट्रायल एंड एरर पर ही वो कर रहे होते हैं। हमारे वो यहाँ पर पेशावर में एक बड़ा मशहूर अस्पताल है, जैसे मेयो हॉस्पिटल है लाहौर में, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, या तो वहां पर हम जब हाउस जॉब कर रहे थे तो हमारा एक हाउस ऑफिसर, तो उसने हाउस जॉब में अपनी पैसों पर गाड़ी खरीद ली ना। तो हमने कहा यार तुमने 6 महीनों में कैसे गाड़ी खरीद ली ना। कहते बस मैं ओपीडी में जाता हूँ और वो मेडिकल, तो उससे मैं कहता हूँ तो जो दवाई है मैं उसे कहता हूँ बाकी दवाइयां जो है ना ये सुन्नत है नमाज की तरह या नफल की तरह, लेकिन ये दवाई फर्ज नमाज की तरह, ये जो 3 दवाइयां ना ये फर्ज नमाज की तरह, इनको खाए बगैर जो है ना तुम्हारा बीमारी ठीक नहीं होगी। अब क्या होती है, मल्टी वाइटामिन हो गए, ये इस तरह की चीजें हो गई हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। अब बी कॉम्प्लेक्स तो आपके हर खाने में मौजूद है, तो ऑलमोस्ट डाइटरी उसको देखें तो हर एक चीज में विटामिन बी आपको मौजूद, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ठीक है। सो ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं पाकिस्तान में, वी नो जिंक 20% डेफिशिएंसी है और वो सारा कुछ। सो बट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, नॉट दैट एवरी पेशेंट शैल बी गिवन दीज ड्रग्स ना, ठीक है, या एंटी एलर्जिक्स हो गए इस तरह के, फेक्सोफेनेडिन या जो चीजें। सो बहरहाल ये एक उसका एस्पेक्ट हो गया। एनी मोर एग्जांपल्स? Sir, how to deal with a difficult colleague, senior or junior colleague? Excellent. This is again something none of us is taught about कि भाई किस तरह से आपने, इवन सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, आपके इवन स्टूडेंट्स हो गए, डिफिकल्ट स्टूडेंट्स हो गए, उनको कैसे डील करना है। सो अब तो चूंकि माशाल्लाह से अब तो हम सब एज अ फैकल्टी हैं, तो अब तो हम अपने स्टूडेंट्स को डील करते हैं, तो ये भी हमें किसी ने एज अ फैकल्टी भी नहीं बताया, एज अ स्टूडेंट नहीं बताया था। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिडन करिकुलम। आप अपनी रिकॉर्डिंग में फिर जब ये देखेंगे ना, आपको जब ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो इसमें से आई एम सॉरी शुरू में किसी को कि आप अपने पॉइंट्स नोट कर लें कि हिडन करिकुलम का अगर आपका सवाल आता है तो ये सारी एग्जांपल्स हैं हिडन करिकुलम। आई वाज स्टडीइंग लिटरेचर और इतना कुछ था, फिर मैंने कहा आई विल बिल्ड इट ऑन योर एक्सपीरियंसेस। जी जनाब, एनी मोर एग्जांपल्स? ये डॉक्टर कुरतुलैन बेचारी ने ही एक वो उठाया हुआ है, सर पे बेड़ा उठाया हुआ है, उन्होंने बताना है या बाकी लोगों ने भी? दानिश जो है लगता है अभी तक नाश्ता ही कर रहा है। दानिश नाश्ता? सर समटाइम्स ये होता है कि आप अपने स्टूडेंट को या अपने जूनियर को एक पैसिव वे में लर्निंग करा रहे होते हैं। एक्चुअली आपके जो एक्शंस होते हैं वो उसको पैसिव वे में लर्निंग करा रहे होते हैं, आप उसे बता नहीं रहे होते, लेकिन वो एक लर्निंग का एस्पेक्ट होता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन। सर ये जो एडमिन का और टीचर्स का जो लीडरशिप स्टाइल है ये प्रोफेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो भी मैटर करती है। एक्सीलेंट। सो डॉक्टर शाहीन ने और दानिश ने जो वो किया है, अगर इन दोनों को ही हम रोल मॉडलिंग कह लें, सो सबसे ज्यादा जो इन्होंने पॉइंट रेस किया है ना, रोल मॉडलिंग प्रोफेशनलिज्म के लिए भी है, लीडरशिप के लिए भी आप रोल मॉडलिंग करते हैं, बिहेवियर्स के लिए। जैसे बच्चे जो होते हैं ना वो ज्यादातर अपने माँ बाप की कॉपी होते हैं ना, माँ बाप को वो मिमिक करते हैं, उनको देखते हैं, तो आप देखते हैं उनके बोलने का स्टाइल भी, उनके बात करने का स्टाइल भी, उनके गुस्से का स्टाइल भी। जिस चीज पर माँ गुस्सा करती है वो बच्चे भी जो है ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो भी उसी चीज पर गुस्सा करते हैं। जिस चीज पर माँ खुश होती है बाप खुश होते हैं, उसी चीज पर वो भी। सो सेम वो अपने टीचर्स भी, उनके चूंकि स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं ना, स्कूल में उनके रोल मॉडल्स कौन होते हैं, मेडिकल कॉलेज में उनके टीचर्स होते हैं।
सो रोल मॉडलिंग अगेन इज पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम। और इसलिए अब क्या कहते हैं जो नई रिसर्च बताती, अच्छा इस पर मैंने एक बड़ा जबरदस्त सर्वे किया, क्योंकि मैं अब तो ये ऑनलाइन उसकी वजह से, और अब जरा 10 साल में हिम्मत भी जवाब देगी, लेकिन 10 years बैक व्हेन आई वाज फुल ऑफ एनर्जी, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता था, बेतहाशा ट्रैवल करता था पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेकर जो है ना खैबर तक। हर जगह पर मैंने एक सवाल पूछा, कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप्स में, सेशंस में, टीचिंग सेशंस में, सर्टिफिकेट कोर्स करा रहा हूँ, मास्टर्स करा रहा हूँ, एक सवाल मैंने पूछा कि भाई किसी ने रोल मॉडलिंग पर आज तक कोई वर्कशॉप अटेंड की है, या रोल मॉडलिंग पर आज तक कहीं कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई? और कराची से लेकर खैबर तक तकरीबन मैंने कोई ऑलमोस्ट 10,000 फैकल्टी मेंबर्स ये सवाल पूछा होगा, 10,000 तक फैकल्टी मेंबर्स सारे, मतलब अंदाजा मैं जो कह रहा हूँ। और 10,000 फैकल्टी मेंबर्स ने मुझे एक ही जवाब दिया कि उन्होंने कभी रोल मॉडलिंग पर उन्होंने ना कोई वर्कशॉप अटेंड की, ना कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। और ये सवाल मैंने क्यों पूछा? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि लिटरेचर में ये बहुत ज्यादा आ रहा था कि आपकी हिडन करिकुलम, प्रोफेशनलिज्म, लीडरशिप, जितने भी अफेक्टिव डोमेन के एस्पेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स जो है ना, सबसे पावरफुल चीज क्या है? रोल मॉडलिंग है। क्योंकि टीचर्स को वो देखते हैं, वो अपने टीचर्स को रोल मॉडल करते हैं। तो इसलिए अब कहते हैं कि रोल मॉडलिंग को आप इस पर मत छोड़ें कि भाई डॉक्टर पाकीज़ा और डॉक्टर हिमायत और डॉक्टर दानिश जो है ना, ये बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, तो स्टूडेंट्स बस इनको देखेंगे तो वो कहते हैं कि डोंट लीव इट टू ऑस्मोसिस। बचपन में याद है ना, हम ऑस्मोसिस पढ़ते थे, हायर लेवल ऑफ डिफ्यूजन से लोअर लेवल ऑफ डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स खुद ही जा रहे होते हैं, ठीक है जी। सो वो कहते थे कि भाई इन बिहेवियर्स को आप ऑस्मोसिस के लिए मत छोड़े कि भाई ऑटोमेटिकली वो डॉक्टर हिमायतुल्लाह के साथ हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनके स्टूडेंट भी सारे प्रोफेशनल बन जाएंगे। नो, यू शुड बी एक्सप्लिसिटली टीचिंग थ्रू योर रोल मॉडलिंग। अब रोल मॉडलिंग क्यों नहीं कहा कि रोल मॉडलिंग फैकल्टी की आप ऐसी मत छोड़ें कि वो बस बड़े अच्छे रोल मॉडल हैं। नो, यू मस्ट हैव फैकल्टी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वर्कशॉप्स, इट शुड बी पार्ट ऑफ देयर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के रोल मॉडलिंग को वो उनको सिखाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, सो तकरीबन 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल हो गए ना, 5 साल में मैं ये सवाल पूछता रहा, और 5 साल में मैं ये हिम्मत बनाता रहा कि यार मैं रोल मॉडलिंग पर कुछ कोर्स डिजाइन करूं, कोई वर्कशॉप, कोई फैकल्टी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करूं। लेकिन मसरूफियत की वजह से आखिर में 2019 में फाइनली मैंने जो है ना वो कर लिया कि मैं अब जो है ना रोल मॉडलिंग। तो 2019 में 2019 में फर्स्ट टाइम मैंने फिर रोल मॉडलिंग की एक वर्कशॉप प्लान की, उसकी एक्टिविटीज प्लान की, फैकल्टी को बताया कि भाई रोल मॉडलिंग में आती क्या चीजें हैं। तो वो लिटरेचर में कोई 17 बातें बताई हुई थी उन्होंने, कि वैसे तो बहुत सी हो सकती है, लेकिन 17 ये था कि वो एविडेंस बेस्ड थी, कि जिस चीजों को कि ये 17 चीजें ऐसी हैं कि जिनको आपके ट्रेनीज, आपके स्टूडेंट्स रोल मॉडल करते हैं अपने टीचर्स को। तो इन 17 चीजों पर जो है ना, दे शुड बी एक्सप्लिसिटली एड्रेस्ड, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स शुड बी एक्सप्लिसिटली ट्रेन्ड। तो उस पर वो फिर हमने किया। फिर वो मैंने पिंडी में भी कराई वो फैकल्टी डेवलपमेंट। फिर ये वो जो है गंगाराम हॉस्पिटल, जो वो खवातीन वाला कॉलेज है ना, फातिमा जिन्ना है लाहौर में, वहां पर उनकी फैकल्टी के साथ उस पे एक्टिविटीज की, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में की। सो 3-4 जगहों पर की। सो यहाँ पर जो इसको मैंने थोड़ा सा टाइम इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि ये जो सारी बातें आपने कही है ना, वो इसी एक बात में आ जाती हैं। कल्चर और ये सारी चीजें जो है ना, कल्चर तो खैर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रोल मॉडलिंग एज ए इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर मैं और आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी आखिरी सवाल इसमें यही आ रहा है ना, कि लास्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई हिडन करिकुलम एंड हाउ टू एड्रेस इट। अब जब व्हाट और व्हाई को हमने कर लिया है और उसके कंपोनेंट्स भी डाइसेक्ट आउट करनी है, सो द लास्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन इज हाउ टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ टू एड्रेस इट। सो रोल मॉडलिंग बेसिकली एक्टिवली इसके लिए विजिलेंट रहने से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे आपने रोल मॉडलिंग का बताया है। इफ आई एम कॉन्शियस के मेरे जो ट्रेनी है उसने मेरे से ही एथिक्स भी सीखने, एथिक्स और लैक ऑफ देयर ऑफ, तो आई वुड बी मोर एक्टिव अबाउट दिस के मेरे से वो कोई गलत चीज ना सीखें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप का मामला आ जाता है। अगर मेरे पेशेंट के साथ डीलिंग में इफ आई एम हार्श विद द पेशेंट, तो मतलब इफ आई शो एन एरोगेंट बिहेवियर, तो मेरे ट्रेनीज भी मेरे से यही चीज लर्न करेंगे कि हम मरीज को जो मर्जी बदतमीजी कर दें, जो मर्जी कर दें, दैट्स ओके। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ऑन मी एज अ ट्रेनर। So if we are conscious, so we can address many of the problems जो कि हमें as healthcare professionals clinical interactions में face करनी पड़ती हैं। एक्सीलेंट। चलें, अब इसी बात को डॉक्टर कुदसिया ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रेस किया है, इसी को मैं थोड़ा सा आगे
रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन की जो जार्गन है उसमें अब समझाता हूँ, ठीक है। बात तो इन्होंने बड़ी सिंपल सी की है जो कि हम ऑन डेली बेसिस ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसको अब थोड़ा सा इस एस्पेक्ट से देखते हैं। हम पेशेंट्स के साथ क्यों बदतमीजी से बात करते हैं? क्योंकि सर प्रोबेबली कभी हमने अपने सीनियर को ऐसे बात करते देखा होगा, हमारे बैक ऑफ माइंड में शायद ये हो, हमने कभी किसी को ऐसे बिहेव करते हुए देखा होगा। How do they present their self? I mean our seniors, our supervisors जिनसे हम learning करते हैं, how do they present their self? वो हमारे back of mind में रह जाता है और हम multiple times वैसे ही behave करते हैं जैसे हमने learning की भी होती है। Well done. So that is one aspect. अब मुझे ये बताएं, हम और किस किस से बदतमीजी से बात करते हैं? जो आपसे जूनियर होता है, जो जिसको आप अपने अंडर कमांड में समझते हैं, आप कभी भी आप अपने कोलीग से भी कर सकते हैं, अपने पीयर से भी, किसी से भी आप, यानी नेचर आपकी नेचर भी है। उसके अलावा हो सकता है आप ओवरवर्क नहीं, इसको जस्टिफाई तो नहीं आप कर सकते किसी के साथ बदतमीजी, लेकिन उसके मल्टीपल उसके फैक्टर्स होते हैं। ओवरवर्क वो तो आपकी जाहिर बात है, चैलेंज होते हैं प्रोफेशनली, जाहिर बात है। पूरा दिन आप खड़े रहे हैं तो वैसी बंदे के मुंह पे स्माइल नहीं आती ना, जब बंदा एग्जॉस्टेड और थका, वो तो एक और एस्पेक्ट है, उसकी तो मैं बात नहीं कर। फिजिकली जो एग्जॉस्शन होती है दैट इज अनदर, जो कि हमारे काफी कोलीग्स सफर करते हैं, स्पेशली जिनकी फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, जिस दिन 12 आवर्स या 18 आवर्स या 24, इवन हमारी वो जो गायनी ऑप्स की कोलीग है वो तो 48 आवर्स तक बेचारी, कभी दो मेरी बहन जो थी वो तो दो दिन निकलती नहीं थी उससे, लेबर रूम से और ओटी से। और उसको मुझे जब सर्जरी से मैं उसकी हालत, मैंने सर्जरी बड़ी मुश्किल है, लेकिन जब मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे अंदाजा हो कि भाई गायनी ऑप्स इज नेक्स्ट लेवल, सर्जरी तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जो स्ट्रेस लेवल है गायनी का। ठीक है जी। सर यहाँ पे भी 5-6 गायनाकोलॉजिस्ट ही हैं। हाँ, तो वो बेचारे जो है ना, उनको अंदाजा होगा कि नहीं, गायनी वाले जो है ना वो वैसे सब लोगों का एक बड़ा वो होता है कि वो रूड होती है, बट नो वन एक्चुअली रियलाइजेस वर्क डायनामिक्स। उनकी वर्क डायनामिक्स में आप बंदे को डाल दें, उसका बिहेवियर ऐसे हो जाएगा। जब एक बंदे को फिजिकली वो नहीं मिल रहा, घर का टाइम नहीं मिल रहा, इमोशनली भी, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एग्जॉशन, इमोशनली भी बड़ा चैलेंज। सो फिजिकली आप हर लिहाज से जब इतना वो होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, सो दैट लीड्स टू दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। लेकिन मैं बात करूं कि हम यूजुअली किस घर में हम किससे बदतमीजी से बात करते हैं, वी आर रियलाइज नहीं करते बच्चों के साथ ना, जिसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक ना हो सर, जिसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक ना हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज एरोगेंट हो, बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों ठीक ना हो। अच्छा, ये भी एक बड़े मजे का फिनोमेना है। शायद आप हर एक से, मे भी अभी आप ये बात करें, शायद अभी आप सीनियर हो गए हैं और अब आप लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन थिंक ऑफ द टाइम्स जब आप वो नहीं थे। अगर कोई बंदा बड़ा एरोगेंट होता था या जिसकी बॉडी लैंग्वेज, उसको सब अवॉइड करते थे, यार इससे वैसी फजूल में इसने जो है ना बेइज्जती कर लेनी, इसको बात करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है जी, अभी भी हम ऐसे ही करते हैं ना। सो जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूं वो क्या है, पावर का कॉन्सेप्ट। पावर, दो बंदे जब आपस में बात करते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं ज्यादा बातें कर रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर कोई भी बंदा भी एकेडमिक्स एडीएमई अभी आए हैं, ज्वाइन किया, ठीक है जी, तो एडीएमई को फौरन पता चल गया होगा कि हु इज इन पावर ओवर हियर। एक पावर डायनामिक एस्टेब्लिश हो गई है ना। हालांकि फराज और मैं तो बचपन से एक साथ हैं, दानिश और मैं पिछले 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली एक पावर के वो एस्टेब्लिश हो जाता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में, बिकॉज वी हैव कमांड ओवर द बॉडी। ठीक है जी। सो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में क्या होता है, एक पावर डायनामिक्स। मियां बीवी के रिलेशनशिप में हमारा चूंकि क्या है, मेन डोमिनेंट सोसाइटी है, ओवरऑल दुनिया ही मेन डोमिनेंट है, लेकिन हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि पावर डायनामिक एस्टेब्लिश हो जाती है मर्द और औरत के बीच। ठीक है जी। घर में बच्चियों को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ओ ये मत करो, ये मत करो, दूसरे घर जाओगे, और लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता। सो ऑटोमेटिकली क्या, हिडन करिकुलम आपके स्कूलिंग में, आपके जो है ऑफिस वर्क में, हर जगह अब जेंडर का भी एलिमेंट इसमें आ गया। सो पावर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पावर को हम नहीं एड्रेस करते अपने करिकुलम में, कि पावर को कैसे, व्हाट इज द राइट यूज ऑफ पावर एंड व्हाट इज अब्यूज ऑफ पावर। ठीक है जी।
और जिस तरह से हमने देखा अपने कल्चर में, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने हॉस्पिटल सेटिंग्स में, दैट्स हाउ वी आर यूजिंग द पावर। सो अब आप पावर से रिलेटेड आपको बड़े किस्से कहानियां याद आ रहे होंगे, कब आपको एक्सप्लॉइट किया गया और कब आपने अपनी पावर को जो है ना इस्तेमाल सही किया और कब गलत किया। ठीक है ना, वी ऑल नो द स्टोरीज। ठीक है ना, एज अ क्लिनिशियन, एज एन एजुकेटर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तीनों एस्पेक्ट्स जो है ना, इन तीनों एस्पेक्ट्स में हम जो है पावर को किस तरह से यूज करते हैं और अब्यूज करते हैं। सो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम। अच्छा, इसमें एक और एंगल भी आ गया है, जेंडर, जो फेमिनिस्ट व्यू है हिडन करिकुलम का। फेमिनिज्म का व्यू क्या है? फेमिनिज्म का व्यू हर आस्पेक्ट, फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट कि भाई खवातीन को जो है वो दिया जाए, लेकिन फेमिनिज्म का व्यू है इट्स मोर अबाउट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ऐसे भी हो सकता है कि भाई खवातीन में मर्द मार्जिनलाइज्ड हो गए, कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। सो बट यूजुअली दीज सिचुएशंस आर नॉट दैट कॉमन। सो आप देख सकते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के साथ किस तरह से वो किया जा रहा है, उसमें हिडन करिकुलम कैसे आता है। अब फॉर एग्जांपल आर्मी से यहाँ पर कौन कौन है? हु इज फ्रॉम मिलिट्री हॉस्पिटल से? मैं हूँ सर, मैं हूँ, सर, हम सारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ठीक मैं है, भी हूँ। ठीक है। सारे सो मैं भी हूँ। ठीक है, तो हम मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जितने भी हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी देखें हिडन करिकुलम में क्या हमने किस तरह से ऑफिसर वार्ड के लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, जेसीओस को कैसे ट्रीट करते हैं, सीएनई को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि दोबारा से इट्स पार्ट ऑफ द हिडन करिकुलम। एक्सप्लिसिटली इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर मिलिट्री करिकुलम, मिलिट्री मेडिकल करिकुलम हमें कभी मेडिकल कॉलेज में नहीं बताया गया था। मेडिकल कॉलेज में तो आपके लिए पेशेंट इट डजंट मैटर वो इंडिया का जनाब अभिनंदन आपके पास पेशेंट के तौर पर पड़ा हुआ है या पाकिस्तानी पेशेंट, आप एज अ डॉक्टर आपने उसको एज अ पेशेंट ट्रीट करना। ठीक है जी, आपका काम यही है। ठीक है ना, इसी के लिए आपको वो किया जा रहा है। बट we know that there are differences in the treatment, there are differences in the plans, there are even differences in medication। क्योंकि मैं खुद आर्मी के सेटअप से हूं, मुझे पता है कि मेडिकेशन तक में, प्लानिंग तक में, इन चीजों में भी जो है आपके फर्क होता है। सो दिस इज अगेन नॉट एक्सप्लिसिट बट इट्स पार्ट ऑफ द हिडन करिकुलम व्हेन वी स्पेसिफिकली। अभी चूंकि मिलिट्री का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी उससे सिविल सेटअप से, तो अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हिडन करिकुलम कैसे काम करता है, रैंक्स की बुनियाद पर, हेरार्की। और इसको अगर हम मिलिट्री के सेटअप से ब्रॉडर सेटअप में बात करें, इवन पब्लिक सेक्टर में, तो इट्स मोर ऑफ हेरार्कीज, पावर, रोल मॉडलिंग, कल्चर, ये सारी चीजें जो है ना देखें आपकी क्या है, हिडन करिकुलम इन सब चीजों में आपको नजर आ रहा। क्लियर ऑन दिस वन? अच्छा, कोई और एनी मोर स्टोरीज, एनी मोर एग्जांपल्स वी कैन probably think of some more ideas as well। किसी की और कोई स्टोरी? ऐसे सर एग्जाम के लिए बच्चे आते हैं तो वेल ड्रेस होके आ जाते हैं, नॉर्मल में कभी भी ड्रेस नहीं होते, एग्जाम वाले दिन सब ड्रेस होके आ जाते हैं, शूज भी क्लोज्ड होते हैं। तो एक्सीलेंट, वेल डन। सो ड्रेसिंग की बात आ जाती है। ड्रेसिंग जो है ना, ये सबसे, ड्रेसिंग क्या है, हम सब जो है ना यहाँ पर, अच्छा आप में से किस किस के कॉलेज में यूनिफॉर्म है अभी तक? है तो कॉलेज में, पर फॉलो नहीं करते स्टूडेंट्स, लेकिन है तो फॉलो कराया भी नहीं जा सकता जब तक एग्जाम नहीं। सो यूनिफॉर्म क्या मैसेज कन्वे करता है? डिसिप्लिन। एक्सीलेंट, वेल डन। सो यूनिफॉर्म कन्वे करता है, यूनिफॉर्मिटी से है सर, यूनिफॉर्मिटी से। एग्जैक्टली। सो यूनिफॉर्मिटी, डिसिप्लिन, इक्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मैसेज क्या कम्युनिकेट हो रहा है हिडन करिकुलम के थ्रू, कि जब यूनिफॉर्म है तो आप सबने इसी तरह से होना है। अब इसका ऑपोजिट, ऑल आर सेम, इसका ऑपोजिट क्या है? यूनिफॉर्म ना हो, सिविक्स, सीवीस। सो आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? इंडिविजुअलिटी, कॉन्टेक्सचुअलिटी। ठीक है जी सर डाइवर्सिटी तो अच्छी बात हो जाएगी फिर। डाइवर्सिटी। सो यूनिफॉर्म जो है ना, इसको कुछ जगहों पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी, कहीं कहीं पर आपको मे बी एज अ कल्चर बनाना होगा कि भाई आपके लिए यूनिफॉर्म जरूरी है।
बट एट अदर प्लेसेस यूनिफॉर्म इज नॉट लाइक्ड, यूनिफॉर्म को नहीं पसंद किया जाता, ठीक है ना। सो हमारे, अब मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग कि या यूनिफॉर्म अच्छा है मेडिकल कॉलेज में या ट्रेनिंग में, या यूनिफॉर्म बुरा है, आई एम जस्ट सेइंग यूनिफॉर्म इज पार्ट ऑफ द हिडन करिकुलम। यूनिफॉर्म एक्चुअली कन्वेज लॉट ऑफ मैसेजेस। अभी हमने पावर की बात की ना, यूनिफॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ पावर। अभी हमने अपने हमें काफी कुलीग यहाँ पर आर्मी के सेटअप से हैं, तो यूनिफॉर्म इज ऑल्सो क्या है, पार्ट ऑफ द पावर। रैंक्स लगे होते हैं ना, ठीक है जी, तो रैंक्स आपके पावर को शो कर रहे होते हैं। सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द, लेकिन ये खैर इतना हिडन करिकुलम का हिस्सा नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट करिकुलम, दिस इज एक्चुअली दे वांट टू शो इट, ठीक है जी, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम, दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सप्लिसिट। लेकिन यूनिफॉर्म को एक, अच्छा ड्रेसिंग को देख लेते हैं, यूनिफॉर्म से बाहर आ जाते हैं, ड्रेसिंग को। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है किसी बड़ी ही सरकारी सेटअप में हम काम करते हैं या मिलिट्री सेटअप में हम काम करते हैं, पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है जी, लेट्स से फलास की पोस्टिंग हो गई है, सरकारी सेटअप में है पोस्टिंग हो गई कहीं पर, किसी बहुत ही इम्पावरिश किस्म के डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग इनकी हो गई है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं एक बड़ी ही पॉश किस्म की ड्रेसिंग में, सूट में चले जाते हैं, तो इससे क्या होगा, फौरन एक दोबारा से पावर डायनामिक एस्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि वो बड़ी इम्पावरिश सोसाइटी, वो मुश्किल अपने कपड़े भी जो है ना वो नहीं करते, और आप बड़े ही उसके साथ गए हैं दूसरे किस्म के। सो दिस इज अगेन शोइंग डिफरेंट। इसलिए हमारे अक्सर यूके में जो जीपीज होते थे ना, उनको इस पे भी ट्रेन किया जाता था कि भाई अगर आपकी पोस्टिंग आ जाती, आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती किसी एम्पावरिश किस्म के जीपी प्रैक्टिस में, हमारे एक वहां पर इलाका था मैरीलैंड, से लेक इलाके में रहते थे, तो मैरीलैंड का इलाका था, वहां पर जो है डॉक्टर्स की ड्रेसिंग भी जो है ना वो बड़ी कॉमन किस्म की होती थी। खवातीन डॉक्टर जो है ना वो स्कर्ट्स और ये चीजें नहीं पहनती थी, वो बड़ा ही इनका एक वो सिंपल कॉमन सी उनकी ड्रेसिंग होती थी। सो वेयर एज इन यूनिवर्सिटीज, जब यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी तो वहां पर वो बड़ी फॉर्मल किस्म की उनकी ड्रेसिंग होती थी। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट वी डू नॉट एक्चुअली टीच एज पार्ट ऑफ करिकुलम। और इस पर एक अभी 2019 में एक बड़ा जबरदस्त पेपर आया था, बहुत ही उस पेपर की साइटेशंस हैं, बहुत मशहूर हो गया था, अटायर ऑफ डॉक्टर्स। अटायर मतलब ड्रेसिंग, वो किस तरह से अपीयर होता है ना, और उसमें उन्होंने क्या किया था कि कोई 10, 15, 20 किस्म की तस्वीरें जो है ना वो पेशेंट्स को दिखाई थी कि आप क्या चाहते हैं कि आपका डॉक्टर किस तरह की उसकी ड्रेसिंग हो। ग्रीन कलर के सैंडल्स उसमें थे, हाई हील्स वाले सैंडल्स थे, रेड कलर के, ग्रीन बड़े शोख किस्म के रंगों वाले, ठीक है जी। सो डिफरेंट अटायर्स दिखाए गए थे, और ये अमेरिका की रिसर्च थी तो उनका कल्चर हमसे डिफरेंट है, तो उन्होंने तो अपने कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये कल्चरल डाइवर्सिटी उसमें आ जाती है कि हर कल्चर के हिसाब से, हर इलाके के हिसाब से आपने, दिस इज पार्ट ऑफ द हिडन करिकुलम दैट वी डू नॉट एड्रेस इट एंड वी डू नॉट टीच इट। अच्छा जी, अब आते हैं कोई और एस्पेक्ट हिडन करिकुलम का। चलिए लेट्स गेट टू, कोई और किसी के पास एग्जांपल है, एंड देन वी कैन मूव टू इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड किस तरह से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं हिडन करिकुलम को। कुछ तो मेरे ख्याल से बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, एंड देन हाउ टू एड्रेस इट। जी जनाब। सो एक आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हिडन करिकुलम को, लेट्स बिल्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। सर इसके लिए तो मतलब हमें रिसर्च से, सर्वे से, क्वेश्चनर्स खुद डेवलप करनी पड़ेगी इसको एज अ स्किल, कि हमने हिडन करिकुलम को किस किस एस्पेक्ट में जो हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है और लर्नर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम लाइक इन आवर ओन प्रैक्टिस वी कैन मेक अ लिस्ट एंड देन टारगेट कि हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये चीज़ या ये बिहेवियर कहाँ से स्टेम हो रहा है, तो उस तरह से हम हिडन करिकुलम को कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो दो बातें यहाँ पर, एक डॉक्टर कुत्सिया ने एक व्यू पॉइंट दिया और एक डॉक्टर पाकीज़ा ने, एंड बोथ ऑफ देम आर राइट। दीज आर नाउ, अब हम आ रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई हिडन करिकुलम। सो एक हर रोज आप लोग जो है ना रिफ्लेक्शंस की एक्टिविटी करते हैं,
रिफ्लेक्टिव राइटिंग आपको बताई गई है ना। रिफ्लेक्टिव राइटिंग किस लिए होती है? रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती ही इसीलिए है कि किस तरह से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो हम करते हैं ना, वो तो वैसी डिस्क्रिप्टिव से होती है, बस जान छुड़ाने के लिए होती है, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का वो क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट, और आप में से आई जस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली एक्सप्लिसिटली डू रिफ्लेक्शंस? बहुत मुश्किल काम है, मैंने इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की। 10 मिनट की आप रिफ्लेक्शन करें ना, 10 मिनट की रिफ्लेक्शन, इट कैन फ्राई योर माइंड। बिल्कुल दिमाग जो है ना उसकी वो चूल्हे हिला देता है रिफ्लेक्शन, अगर आप सही जो मानों में रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है जी। डॉक्टर सारिया ने वो किया है हैंड रेस के। डॉक्टर सारिया, हाउ डू यू प्रैक्टिस रिफ्लेक्शन? मुझे जरा बताइए योर प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। सब बेसिकली ये है कि कोई भी चैलेंज होता है तो उसको एक्सपीरियंस मतलब करने से पहले मुझे उसके मतलब कोई भी एक काम मुझे मिला है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि उसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ, उसको कैसे हैंडल करूंगी। फिर जब मैं उसको कर लेती हूँ तो मैं फिर से उसके बारे में करती हूँ कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। लेकिन यूजुअली मैं उसको एक ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जर्नल नहीं मेंटेन करती हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में सोचती जरूर हूँ। आई राइट। मैंने एक मरतबा यही वो किया, आई सेड कि यार ये रिफ्लेक्शंस हम हर वक्त वो करते रहते हैं, लेट मी प्रैक्टिस इट प्रॉपरली इन इट्स ट्रू सेंस। एंड लिटरली मैंने सुबह के टाइम स्टार्ट किया इस एक्सरसाइज, क्योंकि रात के वक्त में मेरा दिमाग बहुत थक जाता है। रात के वक्त में अक्सर लोग कहते हैं लेकिन रात के वक्त में रिफ्लेक्शन नहीं होती है। रिफ्लेक्शन का सही टाइम जो है ना वो फ्रेश माइंड के साथ ही होता है, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली टैक्सिंग एक्टिविटी। सो आई स्टार्टेड इट। रिफ्लेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जो मेरे ख्याल से एंगल है ना, एक तो ये सीखने सिखाने का अमल, लेकिन रिफ्लेक्शन में सबसे जो मेरे ख्याल से खतरनाक और जो सबसे मुश्किल तकलीफ दे अमल है, मैं कहूँगा तकलीफ दे अमल है, वो है उसमें अकाउंटेबिलिटी का। हमारे इर्द गिर्द अभी बहुत से वाकयात हो रहे हैं। अभी इस वक्त एक ये सेशन चल रहा है, ये भी एक एक्टिविटी चल रही है। इस एक्टिविटी में क्या है? इस एक्टिविटी में मैं कह सकता हूँ सरवत ने जो है ना सुबह से देखें कैमरा नहीं ऑन किया हुआ है, डॉक्टर कुत्सिया ने कैमरा नहीं है, सो आई एम गोइंग टू पुट ब्लेम ऑन देम। ठीक है जी। सो हम रोजाना की एक्टिविटीज में कोलीग्स पर, स्टूडेंट्स पर, मियाँ बीवी पर, बीवी मियाँ पर, बच्चे पेरेंट्स पर, पेरेंट्स बच्चों पर, ठीक है जी, आपकी लाइफ में जो है ना आपके माइंड में कौन हीरो है? मैं हीरो हूं और बाकी सब विलन्स हैं। दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स, दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ठीक है ना, हमारा जो वो है ना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने डाला हुआ भी डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी वाकयात हो रहे हैं ना, इन सब वाकयात में आई एम राइट और बाकी मेरे इर्द गिर्द अगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा तो बाकी लोग गलत हैं। वो मेरे बच्चे भी पढ़ाई नहीं करे तो मेरे बच्चों की गलती है। ठीक है जी। मेरी बेगम ने सुबह नाश्ता नहीं बनाया, टाइम पर उठी नहीं तो उसकी गलती है। ठीक है, वो क्यों नहीं उठी, वो हर वक्त सोई रहती है। ठीक है जी, संडे के दिन वो जो है वो, अच्छा जी, इसी तरह से ड्राइवर ने गाड़ी इधर उधर कर दी तो उसकी गलती है। अब ट्रू रिफ्लेक्शन में क्या है? आप अगर अपने आप को कहें कि भाई ये मेरी गलती है, अब ये बड़ा मुश्किल काम है। आप में से कोई इसको वो करे कि भाई ये मेरी गलती है और मैं इसको आइंदा नहीं करूंगा, और इसको आइंदा कैसे नहीं करूंगा और कैसे इसको इम्प्रूव करूंगा, दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग रिफ्लेक्शन। और जो अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट है, वो जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, आई थिंक दिस इज द, क्योंकि अपने आप को गलत कहना 10 मिनट के लिए रोजाना, हर आपकी जिंदगी में 24 घंटों में जितनी भी हुए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ हुआ है, 10 मिनट के लिए आप अपने माइंड में आप विलन बन जाएं खुद अपने आप को, और बाकी सब लोग आपके इर्द गिर्द हीरोज हों। ठीक है सर इसमें कंट्रीब्यूशन फिक्स माइंडसेट और ग्रोइंग माइंडसेट का नहीं आ जाएगा सर? हम कहेंगे फिक्स माइंडसेट और ये ग्रोइंग माइंडसेट, वही ना, ये तो कहने की बात होगी, मैं तो प्रैक्टिकल बात करूं ना। ग्रोइंग माइंडसेट आपने बनाना है। हम तो देखें ना, रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन को हम उसकी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग को देख रहे हैं कि भाई मैंने किस तरह से जो इम्प्रूव करना है, किस तरह से नई लर्निंग करनी है। जो असल रिफ्लेक्शन है ना, जो अपने आप को आपने वाकई में इम्प्रूव करना है, वो कैसे करना है? अपनी अकाउंटेबिलिटी करके। और अकाउंटेबिलिटी आप अपनी कर सकते हैं सुबह से। आप जी डॉक्टर हिमायत, आप कर सकते हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी? सर करनी चाहिए वैसे। हाँ करनी तो चाहिए। प्रैक्टिकली आप सब ऐसे कीजिएगा, कल से जरा
मेरी इस बात को शायद अभी आपको समझ ना आ रही हो, क्योंकि आपने इसको कल ऐसे कीजिएगा, या जिस टाइम पर भी आपको मौका हो, जो आपका फ्री टाइम हो, किसी का शायद रात का टाइम होगा, किसी का दिन का टाइम होगा, जो आपका फ्री टाइम हो ना, उस टाइम पर 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर्फ ये कहिए कि मैं विलन हूं। जो बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, कोई बात, ऑफिस में कुछ हुआ है, कुलीग्स के साथ कुछ हुआ है, पेशेंट के साथ कुछ गड़बड़, अटेंडेंट्स के साथ कुछ हुआ है, घर में कुछ हुआ है, सिर्फ ये सोचें कि आप गलत हैं उसमें और वो ठीक है, दूसरा बंदा हीरो और आप विलन है उस स्टोरी में। सो जस्ट ट्राई टू डू इट, और अपने लिए बताएं कि किस तरह से मैं इसमें हीरो बन सकता था। इफ आई एम द विलन, मैंने इसमें क्या गलत किया, एंड हाउ आई कैन बिकम हीरो। ठीक है जी। सो एक हमने डिस्कस किया, हिडन करिकुलम को समझने के लिए अपने बायसेस को समझना है, अपने कल्चर को समझना है। अभी हमने कहा ना कि देखें, चेयर कल्चर का वो है, कुर्सी पर बैठना भी हिडन करिकुलम का हिस्सा है, पेशेंट से बात करना भी हिडन करिकुलम का हिस्सा है। ठीक है जी। हम कहते हैं ना कि पेशेंट ने बदतमीजी की तो मैंने उसको रिएक्ट किया, रिएक्शनरी जो हमारे को होता है ना, बट पेशेंट ने क्यों बदतमीजी में बात की? ठीक है ना। So what was the situation? Why the patient was annoyed with the hospital setting? So एक तो रिफ्लेक्शंस हो गई। दूसरा कोई और मेथड जो मैडम ने बताया था फीडबैक का, जोहारी विंडो के बारे में आपने पढ़ा होगा ना? जोहारी विंडो के बारे में नहीं पढ़ा? अच्छा, लेट मी शो इट टू यू, थोड़ा सा उसके एंगल से भी मैं बता देता हूं आपको। मैं इमेजेस एक खोल लेता हूँ जोहारी विंडो की। हाँ जी, ये आ गई। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। और थोड़ा सा ये जो भी मैडम ने पॉइंट किया ना, इन दोनों की बात को थोड़ा सा समझाने के लिए इसको खोलना जरूरी है, ब्लाइंड स्पॉट। हाँ ठीक है, ये देख लें। ये जोहारी विंडो के कॉन्सेप्ट से भी आप इसको जरा समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेट मी, मैं इसको वो करूं, कम ऑन। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन एरिया। जोहारी विंडो, दो साइंटिस्ट थे ना, एक का नाम पत्नी जोत और हारी, उन दोनों ने मिलकर अपने इसको नाम जोहारी। तो ये एक इंसान को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि शीशे का कॉन्सेप्ट, विंडो का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है ना, विंडो होती है ना खिड़की का कॉन्सेप्ट दिया। खिड़की ऐसी होती है ना, खिड़की के अंदर वो होता है ना, लकड़ियां होती हैं और उसमें खिड़की के 4 वो होते हैं, और हर खिड़की को अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया एंगल नजर आता है, बहुत जूम इन करते हैं। तो एक तो ओपन एरिया है जिसके बारे में मुझे भी अपने बारे में पता है और आपको भी मेरे बारे में पता है। मतलब आपको भी पता है कि मुझे अच्छा लगता है कि भाई सबके कैमराज ऑन हो, इट मेक्स मच इजियर फॉर मी कि मैं सबको एंगेज रख सकता हूँ, और मुझे भी लग रहा होता है कि मैं सबको, और मुझे भी पता है। ठीक है जी। सो ये आप सबको मेरे बारे में पता है और मुझे भी आपके बारे में, आपको भी पता है इसके चीज के बारे में। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? नॉट नोन टू सेल्फ, और इसकी एग्जाम्पल शीशे से ही ले लें। ठीक है जी। नोन टू अदर्स, आपको अभी फराज को या हिमायत को नहीं पता, या मुझे नहीं पता कि मेरे चेहरे पर क्या लगा हुआ है। ठीक है ना, तो कोई मुझे बताता है कि उस्मान ये देखो यहाँ पर तुम्हारा कोई स्पॉट है, इसको ठीक करो, या तुम्हारी दाढ़ी में वो समोसे का वो लगा, इसको साफ करो। ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग ब्लाइंड स्पॉट। तो ऐसे ही हमारी बिहेवियर्स भी हैं। इस जगह पर जो डॉक्टर पाकीज़ा ने बात की थी ना, वो यहां पर आता है फीडबैक, सर्वे, क्वेश्चनियर कलेक्ट करना, फीडबैक, वो ब्लाइंड स्पॉट के लिए है। जब हम अपने कुलीग्स से हमें फीडबैक मिलती है, हमारे स्टूडेंट्स या हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स या हमारे स्पाउस या जो भी हमें फीडबैक देता है, वो क्या करते हैं? वो असल में हमारे ब्लाइंड स्पॉट को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप लोग मुझे बताते हैं ना, आप लोग तो खैर मुझे बिल्कुल नहीं बताते, आप बताना चाहिए आपको कि भाई आपको क्या चीज मेरे सेशन में अच्छी नहीं लगी, क्या चीज बेहतर मैं कर सकता था। तो क्या होगा, अब मुझे नहीं पता कि whether you are engaged, you are enjoying the session, you are understanding it or not. ठीक है जी। सो आप जब मुझे बताएंगे तो that will be, it can be formal। तो फीडबैक यहां पर आती है जो डॉक्टर पाकीज़ा ने बात की थी। और जो हमने बात की थी ना हिडन की, ठीक है, हिडन क्या है? नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स। ठीक है जी, यानी वो चीज जो कि मुझे तो अपने बारे में पता है, मेरा कोई बिहेवियर है, मेरा कोई एटीट्यूड है, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता। सो दिस इज हिडन। और फिर अननोन सेल्फ। अननोन क्या है? नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स।
तो रिफ्लेक्शन आपको इस चीज में मदद करती है। हिडन करिकुलम ये आपका यहाँ पर, ये हिडन करिकुलम नहीं है, हिडन करिकुलम ये है यहाँ पर। मैं वैसे जोहारी की विंडो के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, हिडन करिकुलम के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन और फीडबैक का वो समझाने का भी मकसद था कि किस तरह से ये दोनों चीजें आपके हिडन करिकुलम को इम्प्रूव कर सकती हैं। फीडबैक आपको ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में बताती है, ठीक है। अब ब्लाइंड स्पॉट्स हमारे क्या है एजुकेशनल सिस्टम में? अभी हमारी को स्टूडेंट थी जॉन हॉपकिंस की, वो इसने मुझे अभी 2-3 दिन पहले हम इस पे डिस्कस कर रहे थे। लेट मी सी, मैं उसको वो देख लेता हूँ, ब्लाइंड स्पॉट्स की रिसर्च वो कर रही थी ना। नहीं ये वाला तो नहीं है, दिस वन। सो ब्लाइंड स्पॉट्स आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? एडमिशन से, स्टूडेंट के दाखिले से लेकर करिकुलम की इवैल्यूएशन, पासिंग आउट और गवर्नेंस और फाइनेंसेस, हर जगह पर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर हिडन करिकुलम, ठीक है। फाइनेंसेस के बारे में कभी आपने सोचा कि फाइनेंसेस कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम? सर डेफिनेटली, क्योंकि समटाइम्स एज फैकल्टी हम अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं एंड वी डोंट कीप इन माइंड कि हमें रिसोर्सेज किस तरह से चाहिए होंगे और उसका हॉस्पिटल के ऊपर कितना या इंस्टीट्यूशन के ऊपर कितना बर्डन होगा, सो दैट्स अ ब्लाइंड स्पॉट फॉर अस। वो फिर समटाइम्स फाइनेंस डिपार्टमेंट को हाईलाइट करना पड़ता है कि जी आपने इतने एक्सपेंसेस दे दिए जो कि वी आर अनएबल टू बेयर दोज एक्सपेंसेस, तो ये फिर उनकी तरफ से हाईलाइट हो जाता है। ठीक, सो यहाँ पर ये लेट मी डिस्प्ले इट फॉर यू, पता नहीं कहाँ गया, वो ईमेल ही गायब हो गई है। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि आपके करिकुलम के अंदर कहाँ कहाँ पर आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, हिडन चीजें हैं। ये है, ये सिर्फ अभी वो लोग रिसर्च कर रहे थे, जॉन हॉपकिंस का जो ग्रुप है, सो दे वर जस्ट आस्किंग, और वो उसको वो इंटरव्यू वगैरह मुझसे ले रहे थे। सो यहाँ पर आप देखें जो उन्होंने आइडेंटिफाई, एडमिशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस में कितने हमारे हिडन करिकुलम के एलिमेंट्स हैं जो कि हम शायद समझते ही नहीं है। हमारे एडमिशन्स किस चीज पर होते हैं? मार्क्स की बुनियाद पर होते हैं, ऐसे ही है ना। और मार्क्स आपको पता है मैट्रिक में और एफएससी में कैसे मिलते हैं? मैट्रिक और एफएससी में मार्क्स कैसे मिलते हैं? कितने उसके लिए ताल्लुकात लड़ाने पड़ते हैं स्कूलों के। मैंने अभी सारे बच्चे चेंज किए सबके स्कूल, क्योंकि बड़े बेटे का जो है ना 9th के मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मुझे अब अंदाजा हुआ कि यार ये जो स्कूल है इसके बोर्ड वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो मैंने अब क्या किया, मैंने इस पर नहीं किया कि भाई ये स्कूल कौन सा अच्छा है, मैंने ये देखा कि किस स्कूल के बोर्ड वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और वो मुझे कैसे पता चला? वो मैंने पिछले 5 साल के 10 साल के रिजल्ट्स निकाले बोर्ड के, तो मैंने देखा कि बोर्ड में 1st, 2nd, 3rd पोजीशन किस स्कूल की आ रही है मुसलसल, तो उन स्कूलों के मैंने, और फिर मुझे पता चला कि इन स्कूलों में तो दाखिला बड़ा मुश्किल है, क्योंकि और फिर पता चला कि किस तरह से बोर्ड में जो है इनके अच्छे वो आते हैं। सो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेसेस, यहाँ पर देखें आपके हिडन करिकुलम के। अब ये सारी हिडन करिकुलम की बातें कि आपने ताल्लुकात कैसे रखने हैं बोर्ड वालों के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, नम्स की बात कर लें, यूएचएस की बात कर लें, हम केएमयू की बात करते हैं, किस यूनिवर्सिटी के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं कंट्रोलर एग्जामिनेशन, सॉरी किस मेडिकल या डेंटल कॉलेज के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं कंट्रोलर एग्जामिनेशन के साथ, कौन अपनी मर्जी के वहां पर एग्जामिनर्स को, एक्सटर्नल्स को और इंटरनल को बुलवाता है, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को। टीचिंग प्रैक्टिसेस में हमारे कितने हिडन करिकुलम के एस्पेक्ट्स हैं। असेसमेंट्स में, करिकुलम डिजाइन में कितने हमारे हिडन करिकुलम जिनको हम कभी सोचे नहीं है। इनइक्वालिटीज या इनइक्विटीज, अभी हमने बात की ना जेंडर बेस्ड इनइक्विटी, पावर डिफरेंशियल, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, पेशेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप में इनइक्विटीज हैं, कोलीग्स के आपस में इनइक्विटीज है, डिपार्टमेंटल इनइक्विटीज हैं। मे बी एक डिपार्टमेंट ओवर ग्रो कर गया है, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी का डिपार्टमेंट ओवर ग्रो कर गया है क्योंकि जो लेट्स से, या ऑफ्थल्मोलॉजी, हमारे ऑफ्थल्मोलॉजी के प्रोफेसर साहब थे वो डीन बन गए ना, तो उस वक्त वो नया अस्पताल बना था, उसी के वो डीन बन गए, पहले डीन। तो जनाब वो आधा अस्पताल इस वक्त जो है ना ऑफ्थल्मोलॉजी का अस्पताल है, आधा अस्पताल इस वक्त सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि ऑफ्थल्मोलॉजी पूरी है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन, ऑफ्थल्मोलॉजी कितना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, लेकिन ये कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ठीक है ना। सो इनइक्विटीज आपके डिपार्टमेंट्स में भी, प्रोफेशनल ग्रोथ और आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पेशेंट पर्सपेक्टिव एंड वॉइसेस, टीम वर्क लीडरशिप में आपके आ जाती है, हेल्थ सिस्टम्स में, मॉडल्स में हमारे यहाँ पर कितने हिडन करिकुलम है, गवर्नेंस के इश्यूज, बिजनेस पॉलिसीज, इन सब चीजों में आपके हिडन करिकुलम के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये आपको एक वो है। अच्छा, एक और चीज भी जो हमने कहा ना, हमने 2 तरीके आइडेंटिफाई किए हिडन करिकुलम के, एक रिफ्लेक्शंस, एक फीडबैक।
इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वो है एलिमेंट जो कि लिटरेचर में आपको नजर आएगा, दैट इज ऑब्जर्वेशंस, बीइंग ऑब्जर्वेंट, हाउ ऑब्जर्वेंट यू आर of the situation, of the context, of the dynamics. और वो जाहिर बात है तभी समझ में आती है ना, तो eyes can't see what mind don't know. आपको सिर्फ तभी वो चीज नजर आएगी जब आपके दिमाग को पता होगा। अभी आपको पता चल गया कि भाई हिडन करिकुलम का एस्पेक्ट तो कल्चर भी है, पावर भी है, रोल मॉडलिंग भी है, डाइवर्सिटी भी है, सारे इफेक्टिव डोमेन के एलिमेंट्स जो है ना वो हिडन करिकुलम का हिस्सा है। तो नाउ you will be able to observe these aspects. अच्छा, और एक चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो मेरे ख्याल से फीडबैक उसमें आ जाता है, लेकिन ओपन सेल्फ में जो आ गया था ना, ओपन डायलॉग्स, ओपन कम्युनिकेशंस। सो सिटिंग विद द ग्रुप्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, ट्रेनीज हैं। मतलब मैं आजकल एक जो चीज बहुत ज्यादा सुन रहा हूं ना, पहले मैं सुनता था और अब मैं सुनता हूं। सो एक चीज मैं सुनता था बहुत ज्यादा अपने सीनियर से कि हम बहुत अच्छे थे, हम बड़ी जबरदस्त पढ़ाई करते थे, ये तुम्हारी जनरेशन बड़ी बेकार है, तुम्हारी जनरेशन बिल्कुल नहीं पढ़ती है, बड़े ही बेकार स्टूडेंट्स, आजकल के ट्रेनी सारा वक्त शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं, काम नहीं करते हैं। हम तो जनाब रात को सोती भी ओटी में हम सोते थे, हम तो ऑपरेशन थिएटर से 2-2 दिन निकलते भी नहीं थे, और आजकल ट्रेनी छुप रहे होते हैं, इधर भाग रहे होते, इधर भाग रहे होते हैं। तो ये हम अपने बारे में भी सुनते थे, और अभी यही बातें मैं अब हमारे जितने कुलीग्स कंसल्टेंट्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, अब मैं उनसे ये बातें सुनता हूँ। इवन लास्ट वीक मैक्सिलोफेशियल सर्जन आया और वो सब गुस्से में अपने ट्रेनिज पर, मुझे मैसेज कहते हैं ट्रेनिज ने ये किया है। मैं वार्ड में गया, इमरजेंसी आई हुई थी और जनाब पत्नी को एक्सीडेंट हुआ, तो वार्ड में गया, 2 ट्रेनिज की ड्यूटी थी, दोनों नहीं थी शाम के वक्त, और मैं जनाब फिर भाग रहा हूँ, और मैं उनसे कह रहा हूँ भाई ये क्या तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है ट्रेनिज ने। सो अगेन दिस इज व्हाट, ये भी आपका हिडन करिकुलम के, जब आप अपने ट्रेनिज के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी डायनामिक्स को समझेंगे, उनके क्या एजुकेशनल नीड्स हैं, क्या उनकी जो है, देखिए ना ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेनली क्लिनिकल ट्रेनिंग की हम बात करें, एक एजुकेशनल एस्पेक्ट है उसका और एक सर्विसेज एस्पेक्ट है। यानी उन्होंने चूंकि रियल लाइफ एनवायरनमेंट में वार्ड्स में काम करें, हॉस्पिटल में, तो उन्हें सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, और दूसरा उनका एस्पेक्ट क्या है, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स। अब मसला क्या हो गया, प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इस वक्त प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट 98 या 99% क्या है, तकरीबन सारी अस्पतालों में सिवाय चंद वार्ड्स को या चंद कंसल्टेंट्स को छोड़ के तकरीबन सारा ही सर्विसेज का मॉडल चल रहा है। सो ट्रेनीज जो है ना वो कंप्लीटली सर्विसेज प्रोविजन में एंगेज है। तो अब होता क्या है, ट्रेनीज होशियार तो है ना, इंटेलिजेंट, उनको पता है कि भाई हमें पढ़ाई एग्जाम पास करना है, हमने अपनी पढ़ाई करनी है, वो जो पढ़ाई के लिए वो टाइम लेते हैं निकलने के लिए, तो उससे क्या होता है, फिर क्लिनिशियंस गुस्सा होते हैं उनके सुपरवाइजर्स के, देखो ये वार्ड से भाग रहा है, नॉट रियलाइजिंग कि भाई उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एजुकेशनल नीड्स हैं, जिसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि शायद जर्नल क्लब है तो जर्नल क्लब इज गोइंग टू सॉर्ट इट आउट, सीपीसी है, मंथली एक सीपीटीसी, हफ्ते में एक सीपीसी होता है, तो वो काफी उनकी नीड्स के लिए। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ आर हिडन करिकुलम, नॉट रियलाइजिंग दैट, कल भी हम यही बात कर रहे थे ना कि इट्स नॉट वर्किंग, जर्नल क्लब है बट जर्नल क्लब सिर्फ नाम का जर्नल क्लब रह गया है, सीपीसी है लेकिन वो सिर्फ नाम का सीपीसी रह गया है, द एक्चुअल पर्पस इट्स नॉट अचीविंग इट्स रियल पर्पस। So now this has become part of the hidden curriculum and we need to explore the culture of CPC. मेरे ख्याल से टाइम भी आपका अप हो गया। So कौन सी 4 स्ट्रेटजीज बताई हैं to identify and address hidden curriculum? Observation, reflection, feedback and open communication. Dialogues and communications, ठीक है जी। So open communications से होगा कि वो जो पावर का डिफरेंशियल है ना वो भी आप उसको रिड्यूस करेंगे ना, ट्रेनीज, जूनियर, सीनियर्स, कोलीग्स का जो पावर डिफरेंशियल है ना। चलें, so any last thoughts, any questions before we go for the break? Sir, I have a question. फरमाइए। सर आपने बायस के बीच में एक बात, वो मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप कर दें थोड़ी, कि हाउ इज बायस रेलेवेंट। देखिए बायस रिसर्च में क्या था, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बायस को आप, बायस क्या होता है, आपने कोई गलती की है, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक आप लाहौर कैंट में रहती हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब लाहौर कैंट में आपको पता है कि जगह जगह बैरियर्स लगे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, ठीक है, यहाँ पर जनाब ये घर है, कोर कमांडर का घर है, इधर नहीं जा सकते आप, आजकल तो जा सकते हैं, ठीक है जी। तो उधर भी आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बैरियर्स लगे।
अब एक तरफ लेट से कोई एक वो आर्मी का एक इंस्टॉलमेंट है और वहां पर राउंड अबाउट है और इंस्टॉलमेंट्स में बैरियर्स लगे हैं। पिछले 5 साल से आप ड्राइविंग कर रही हैं, आप घर जाती हैं उसी जगह पर, तो आपको पता है कि रोजाना आप घर से जा रही हैं और लेफ्ट साइड पर ये इंस्टॉलमेंट और इधर से कोई गाड़ी नहीं थी क्योंकि उन्होंने बाकायदा बैरियर्स बंद है ये जगह। सो आपके माइंड का पैटर्न क्या बन गया कि इधर से कोई गाड़ी नहीं आएगी। राउंड अबाउट, वैसे तो कहते हैं राउंड अबाउट में राइट को देखें, जो रूल है ड्राइविंग का, लेकिन पाकिस्तान में आपको चारों तरफ देखना पड़ता है ना। तो आप एक दिन जा रही हो और अचानक वहां से एक गाड़ी निकल आती है एंड यू बेयरली सेव योरसेल्फ, क्योंकि आप राइट पे देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करी कि इधर से अचानक कोई गाड़ी मेरे सामने आ जाएगी और अचानक एक गाड़ी ये बायस, पैटर्न रिकॉग्निशन। ये मैंने एक एग्जांपल, 150 टाइप्स हैं, देयर आर मोर देन 150 टाइप्स ऑफ बायसेस। मैंने सिर्फ एक पैटर्न रिकॉग्निशन की एग्जांपल आपको दी है। तो आपके माइंड में क्या पैटर्न बन गया? रूटीन पैटर्न क्या है? रूटीन पैटर्न ये है कि जनाब इधर से कोई गाड़ी नहीं आती, 5 साल से ये रूटीन है। अचानक, हालांकि देखना तो चाहिए ना रैशनल माइंड तो, लेकिन रैशनल थिंकिंग आप फर्क करें। ओपीडी में हमारे बायसेस हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ओपीडी में आपने दिन में 50 पेशेंट्स देखने हैं, 50 to 100 पेशेंट्स देखने हैं। मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं, लेट्स से 50 to 100 पेशेंट्स देखने हैं ओपीडी में आपने, तो 90% पेशेंट्स जो है ना, या 95% पेशेंट्स, वो डिजीज के पैटर्न के हिसाब से ही आएंगे। कॉफ है, फीवर है, ब्रेथलेसनेस है, आपको पता है कि भाई एज अ मेडिसिन क्या, किस कैटेगरी में इसको डालना है, एस्थमा में डालना है इसको, सीओपीडी में डालना है, ब्रोंकाइटिस में डालना है, ठीक है। पेन है तो किस नेचर का पेन है। सो 95% ऑफ द टाइम्स पैटर्न्स आर फॉलोड, 5% ऑफ द टाइम्स पैटर्न्स आर नॉट फॉलोड। यहां पर क्या होता है, क्लिनिशियंस किस चीज में फंस जाते हैं? क्लिनिशियंस अपने कॉग्निटिव बायसेस में फंस जाते हैं। ये बायसेस की मैंने एग्जांपल, आप बायसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में डायग्नोसिस गलत होगी, ट्रीटमेंट प्लान्स गलत होंगे, 5% ऑफ द टाइम्स को आप जो है पेशेंट्स बिहेव नहीं करेंगे वैसे जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है उसको, या जो आपका एक्सपीरियंस है। सेम इज इन करिकुलम में आप हिडन करिकुलम को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। और बायस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स कि आपको हिडन करिकुलम में चीजें नजर नहीं आती। मैंने भी क्या कहा, आईज कांट सी व्हाट माइंड डोंट नो। तो आपका माइंड जो है ना वो ब्लाइंड है टुवर्ड्स इट्स ओन बायसेस, और उसके हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन, फीडबैक, ओपन डायलॉग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों से क्या होता है, आपको अपने बायसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है अभी, फिर आपने इसके बाद ये भी बताया था कि हिडन करिकुलम को कम से कम रखना चाहिए। इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे करें, मिनिमाइज करें। मैंने ये कहा, जैसे बायस को हम रिसर्च में कहते हैं ना, मिनिमाइज करें। तो आप एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते हिडन करिकुलम को। कल ही हम डिस्कस कर रहे थे ना, कल हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना, प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स को। आज की चीज कि आपको नजर आ रही है, कल शायद वही चीज हो जाए। जैसे भी हमने कहा ना कि भाई एक्सप्लिसिटली एजुकेशनल नीड्स ट्रेनिंग्स के एड्रेस करने के लिए क्या है पाकिस्तान में कल्चर, जर्नल क्लब कराओ, सीपीसी कराओ। 1995 में अचानक सीपीएसपी को ख्याल आया कि इन सबको रिसर्चर भी बनाना चाहिए, सीपीएसपी ने थीसिस कर दी। अब आपको पता है इसके क्या हालात है, ठीक है ना। सो कुछ ही ट्रेनिंग्स हैं, शायद लेस देन 10% ट्रेनिंग्स रह गए बेचारे जो कि खुद ही अपना थीसिस करते हैं, बाकी तो किसी को 50,000 रुपए देते, 30,000 रुपए दे देते हैं। और एक हमारा ट्रेनी था, उसने कहा कि नहीं मैं खुद ही करूंगा। बहुत उसने रिसर्च को अच्छा समझा, हमारे साथ आता था, पढ़ता था, डिस्कस करता था। आखिर में कहता है कि मुझे इतना तंग किया है सिस्टम ने, इतना मुझे तंग किया, इतना रुलाया कि मैं कहता हूँ कि वही वो 50,000 रुपए दे देते तो मेरे सुकून में जान छूट जाती। जितना मुझे एक्सेस बना हुआ है ना, एक नेटवर्क बना हुआ है, उसने मुझे जितना तंग किया, बिकॉज आई ट्राई टू डू द थिंग्स इन राइट मैनर। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन, I used to think कि hidden curriculum एक अच्छी चीज होती है, knowing right now इस सेशन में knowing that कि इसको minimize करना चाहिए, it has actually made a confusion for me because कहीं ना कहीं हम hidden curriculum के थ्रू ही communicate करना, अपने verbal cues को, बहुत सारी चीजों को सीख रहे होते हैं। And I feel it's a personal opinion, a personal question कि I feel कि बहुत सारी चीजें हमारे अपने अंदर as a learner होती हैं कि आप ये चीज अडॉप्ट करना चाहो या ना चाहो। ये चीज कहाँ हिडन करिकुलम के साथ ओवरलैप करती है, ताकि मेरे माइंड में जो ये वॉच स्टार्ट हो गई है कि इट्स बैड और गुड, उसको मैं थोड़ा क्लियर कर सकूं। इसका लिटरेचर है, नो नीड फॉर एनी वॉर्स। इसका जवाब है
हिडन करिकुलम के बारे में लिटरेचर कहता है इट्स अ डबल एज सोर्ड। डबल एज सोर्ड क्या होता है? अच्छा इट भी इज हो, नॉट बैड सर। डबल एज सोर्ड आपको जख्मी भी कर सकता है, आप अपने आप को भी जख्मी कर सकते हैं, और सोर्ड अपने डिफेंस के लिए आप यूज करते हैं। सो डबल एज सोर्ड की जो एग्जांपल एक अच्छा भी हिडन करिकुलम आप कैसे करें? हिडन करिकुलम कभी कभार आप भी सीख लेते हैं। लेट्स से हाउस 4th ईयर के स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया एक पेपर में कि जी कंसल्टेंट ने इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि पेशेंट्स जो थे ना वो स्टूडेंट्स को कहते हैं डॉक्टर भी हमें एग्जामिन करेगा, हमसे हिस्ट्री लिखेगा, तो कंसल्टेंट्स भी तंग आ जाते हैं, बार बार पेशेंट्स को मिलते करना, उसको इंट्रोड्यूस कराना, ये 4th ईयर के ट्रेनीज हैं, ले इसका आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेशेंट तंग आए होते हैं। तो डॉक्टर ने तंग आकर कंसल्टेंट्स ने क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ये डॉक्टर साहब आपको एग्जामिन करेंगे, वो ये बताते नहीं कि 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, वो कहते हैं। तो एक स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया कि आई डिडंट लाइक इट, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि पेशेंट से इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही थी। तो जब मैं पेशेंट के करीब गया तो मैंने उसको बताया कि मैं 4th ईयर का और मैं आपको एग्जामिन करूंगा कंसेंट लेते। तो उसको कहते हैं इनवर्स रोल मॉडलिंग। एक पॉजिटिव रोल मॉडलिंग है ना, अच्छी बातें सीखना, एक नेगेटिव रोल मॉडलिंग गलत बातें सीखना अपने से, और एक मॉडलिंग है कि आप सीनियर को गलत काम करते हुए देखें और आप अपने साथ ये मानेंगे नहीं ये गलत काम किया और मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो ये 3 टाइप्स हैं रोल मॉडलिंग के। तो तीनों हिडन अब हिडन करिकुलम नेगेटिव, लेकिन मिनिमाइज इसलिए करें, डोंट लीव इट टू चांस। आप ये जरूर करें कि अच्छी चीज है। लेट्स से हमने कहा कि जी डॉक्टर कोरतलैन जो है ना बड़ी प्रोफेशनल, उनके साथ छोड़ दो इनको, नहीं, शी नीड्स टू बी ट्रेन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, रोल मॉडलिंग के लिए इनको फिर भी आपने ट्रेन करना है। सो डोंट लीव इट टू चांस। ओके, गॉट इट। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप कुछ कह रहे थे एडीएमई, आपका सर नाम क्या है? क्योंकि यहाँ पर एडीएमई आ रहा होता है। सर डॉक्टर नदीम यार खान। अच्छा सर, ओके सर, प्लीज आपका सर। मैं कॉलेज में हूँ और सर मजे की बात यह है कि आई एम इन मस्कत नाउ और मैं विजिट पे आया हुआ था, तो मैं वहां से ये 3 दिन अटेंड किए हैं सर। माशाल्लाह, तो जबरदस्त। इसलिए थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस आ जाती है। मेरा ख्याल ये जो सर हिडन कैरिकुलम में, जैसे हम बच्चों को, मैं ये कहना चाह रहा था कि बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से आपने एग्जामिन करना है या हिस्ट्री लेनी है, उसमें सारा कुछ जो कंसल्टेंट करता है बेसिकली दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हिडन कैरिकुलम, कि आपने अप्रोच कैसे करना है, बात कैसे करनी है, हाथों को रब कैसे करना है, ऑल्दो इट इज रिटन समवेयर, लेकिन जब वो रोल मॉडलिंग होती है तो वो मेरा ख्याल उसको ज्यादा बेहतर तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग, जैसे 360 ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हिडन कैरिकुलम खुद ब खुद वो सबके लिए एक्सप्लिसिट हो जाता है। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो हिडन कैरिकुलम तो वो इंटेंशंस हैं जो आपको इनकलकेट करनी है अपनी अगली जनरेशन में या अपने ट्रेनिंग में, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हिडन कैरिकुलम। मैं ये समझ रहा था, तो वो मैं शेयर करना चाह रहा था सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, मेरे ख्याल से आपकी ब्रेक